Welcome students. Today I am going to explain class 10th history chapter 1, The rise of nationalism in Europe. Students, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार लैंग्वेज ने नेशन स्टेट और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की भावना को फैलाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और किस प्रकार रोमानी कलाकारों ने नेशन स्टेट के सपने को साकार करने के लिए लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, जनकाव्य इत्यादि का सहारा लेकर लैंग्वेज को अपना हथियार बनाया और लिबरल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पीपल रिवोल्ट, अर्थात गरीबी, भूखमरी और जन विद्रोह। तो आइए आज का यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19th सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में पूरे यूरोप के पॉपुलेशन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ज़्यादातर कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने वालों की तादाद अवेलेबल जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में यानी स्लम में रहने लगी। शहरों के छोटे उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आने वाली मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कड़ी कंपटीशन या मुकाबला करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह कंपटीशन कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में ज़्यादा होता था। केवल आंशिक रूप से यानी बहुत कम मात्रा में ही मशीनों के द्वारा कपड़े तैयार किए जाते थे। यूरोप के उन इलाकों में जहां एरिस्टोक्रेट्स वर्ग अभी भी पावर में थे, पीजेंट्स फ्यूडल टैक्सेस यानी सामंती शुल्कों या करों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ने या किसी साल फसल खराब होने से शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। जैसा कि आप फिगर 9 में देख सकते हैं, 1848 के पीजेंट्स रिवोल्ट को दर्शाया गया है। 1848 एक ऐसा ही साल था। खाने पीने की चीज़ों की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह जाम या अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर आयु वाले सभी एडल्ट मेल को वोटिंग राइट प्रदान किया और राइट टू वर्क यानी काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नेशनल फैक्ट्रीज स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ यानी कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर तैयार कपड़ा लेते थे, परंतु उनके कपड़ों की कीमत बहुत कम देते थे। पत्रकार विल्हम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना को इस प्रकार वर्णित किया है। 18,000 पॉपुलेशन वाले इस गांव में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे बड़ा है। लेबरर्स की हालत बहुत खराब है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए कॉन्ट्रैक्टर की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ घृणापूर्ण व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह क्राउड कॉन्ट्रैक्टर की कोठी में ज़बरदस्ती घुस गए और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी सुंदर और बहुमूल्य चीज़ें तोड़ दी। एक दूसरा ग्रुप स्टोर रूम में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे बर्बाद कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को पड़ोस के गांव ने भी शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे के बाद आर्मी को बुलाकर उसकी मदद से वापस लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनक्करों को गोली मार दी गई। नाउ
1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से त्रस्त किसान और मजदूर रिवोल्ट कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मिडिल क्लास की एक रिवॉल्यूशन भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से किंग को सत्ता छोड़नी पड़ी थी और एक रिपब्लिक की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र नेशन स्टेट अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के लिबरल मिडिल क्लास के मेल और फीमेल ने संविधानवाद के मांग को नेशनल यूनिफिकेशन की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक नेशन स्टेट के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के फेवर में वोटिंग का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन राजाओं का साथ दिया जो इलेक्टेड असेंबली के विरोधी थे। जहां एरिस्टोक्रेसी और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मिडिल क्लास का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों, कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को पॉलिटिकल राइट प्रदान करने के इश्यूज विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए और पॉलिटिकल मीटिंग्स और प्रदर्शनों में भी पार्टिसिपेट किया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के इलेक्शन के दौरान वोटिंग राइट से वंचित रखा गया था, अर्थात उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स की हैसियत से दर्शक दीर्घा यानी विजिटर्स गैलरी में खड़े होने दिया गया। हालांकि कंजर्वेटिव पावर्स 1848 में लिबरल मूवमेंट यानी उदारवादी आंदोलन को दबाने में सफल हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को अब यह बात समझ में आने लगी थी कि लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को रियायतें देकर ही क्रांति के इस दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने परिवर्तनों को शुरू किया, जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही शुरू हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले रीजन्स और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे एब्सोल्यूट मैगियारों के प्रभुत्व का रास्ता ही क्लियर हुआ। जैसा कि आप फिगर 10 में देख सकते हैं, सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद के समकालीन कलरफुल पिक्चर में ऊपर लेफ्ट में दर्शक दीर्घा में महिलाएं बैठी हैं। न्यू वर्ड फेमिनिस्ट यानी नारीवाद। नारीवाद का मतलब होता है मेल और फीमेल के बीच सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराना, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति अवेयरनेस या जागरूकता लाना। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा एक खास टाइप की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंडिकेट करने वाले विचारों का समूह, यानी एक ऐसी विचारधारा जो किसी खास सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को विकसित करने वाले विचारों का समूह। हाउ वेयर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड।
स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। एक नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद में एक इलेक्टेड मेंबर थे, उन्होंने इस बारे में निम्न विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है, प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य के लिए बनाया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है, और वह कानून का निर्माण तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिलाएं जो कमज़ोर, निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका कार्यक्षेत्र घर में बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण करना है। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन डिफरेंसेस के बाद जेंडर इक्वलिटी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइज ऑटो पीटर्स 1890-95 एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक फेमिनिस्ट नारीवाद राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के फर्स्ट पार्ट में निम्नलिखित संपादकीय छपा था। आइए हम यह पूछें कि कितने पुरुष हैं जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं। सभी लोगों, सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार हैं। उनसे जब पूछा जाएगा, वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए ही होगी, यानी पुरुषों के लिए। मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना यानी गुलाम की जिंदगी जीना मंजूर नहीं होना चाहिए। उसी न्यूज़पेपर के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी काम के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या यह शर्म की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को वोट देने का अधिकार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को, जो कि प्रॉपर्टी की मालकिन होती हैं, इसी अधिकार से वंचित रखा जाता है, जबकि वे राज्य के रखरखाव में इतना अधिक योगदान देती है। इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि समाज में किसानों और कारीगरों की स्थिति बहुत ही खराब थी और महिलाओं को वोटिंग राइट से वंचित रखा गया था, जबकि नेशन स्टेट की स्थापना और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की भावना फैलाने में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर भी महिलाओं को दूसरे दर्जे पर रखा जाता था, उन्हें पॉलिटिकल राइट से वंचित रखा गया था और तरह तरह की पाबंदियां उन पर लगाई गई थी। तो उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।